नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी बेसिक्स पे। ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो है। अगले 30 दिन में हमें किस तरह से अपनी पढ़ाई को किस दिशा में लेके जानी चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए, समय को किस तरह से डिवाइड करें, किस तरह से यूटिलाइज़ करें। तो इस पे काफ़ी अभी चर्चा चल रही है, तो इसलिए बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद, बहुत सोचने समझने के बाद एक प्लान तैयार किया है। हो सकता है आपको वो बहुत आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है कि ना भी हो, बट अगर आप इस प्लान को सुनते हैं, समझते हैं, तो उसके अपने अकॉर्डिंग भी आप ढाल सकते हैं कि हाँ, आपकी तैयारी अभी किस पोजीशन पे है, किस लेवल पे है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लान को बना सकते हैं। बट ओवरऑल मेरा ये मानना है कि ये जो प्लान है वो बहुत इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट प्लान है। बस करना क्या है कि आपको एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है। नेक्स्ट 30 डे में हमारे पास काम क्या है, पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास जो टास्क है, हमारा जो काम है, वो है क्या हमारे पास। एक तो कि जो भी हमने पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करना है, समेटना है। और देखिए, दुनिया का सबसे टफ काम है किसी भी चीज़ को कंसोलिडेट करना, समेटना, ठीक है। आप जब हम किसी भी चीज़ को बिखेर देते हैं, बिखेरना बहुत आसान होता है। अगर आप घर में हैं, जैसे आप देखिए कि दिवाली में या होली में घर पे सफाई होती है तो सामान सब इधर से उधर हो जाता है। वो करना आसान होता है, लेकिन जब उसको सरियाना होता है, उसको अपने जगह पे रखना होता है, यानी समेटना होता है, कंसोलिडेट करना होता है, तो वो टास्क बहुत टफ हो जाता है। आप देखिए ना, इतिहास पढ़ते हैं हम लोग, तो इतिहास में जितने भी राजा हुए, तो जो भी राजा हुआ, जैसे अलेक्जेंडर महान हुआ, अलेक्जेंडर के का अभी कहीं पे कोई एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोई नामो निशान नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि वो अपने अपने देश से निकला और जीतता चला गया, जीतता चला गया, जीतता चला गया, लेकिन जो भी एरिया उसने जीता था उसको उसने समेटा नहीं, कंसोलिडेट नहीं किया, आपने अंडर नहीं किया। तो एक तरफ से वो जीतते तो जा रहा था, लेकिन कंसोलिडेशन नहीं था उसका, और इसलिए उसका एम्पायर नहीं बन पाया। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें चंद्रगुप्त मौर्य को या अशोक को, तो इन्होंने जितने भी एरिया पे राज किया, अगर आप भारत का मैप बना दें, या चलिए इसको ऐसे मोटा मोटी, ये तो कुछ ज़्यादा ही मोटा मोटी हो गया, ठीक है। तो एरियाज को कंसोलिडेट किया इन्होंने, और इसीलिए काफ़ी समय तक रूल किया। वही चीज़ अगर आप देखें तो अकबर के साथ भी है कि हुमायूं जीतता है, बाबर जीतता है, उसके बाद हुमायूं आता है, लेकिन अकबर जो है पूरे एरिया को कंसोलिडेट करता है, और जब कंसोलिडेट कर लेता है तो वो अच्छे से रूल कर पाता है। सेम चीज़ हमारे साथ हमारी पढ़ाई में है। जो भी हमने किताबें पढ़ी है, जो भी बुक आपने पढ़ा है, जो भी नोट्स आपने बनाया है, ये समझिए कि आपके लिए एक टेरिटरी है, आपके लिए एक जगह है। अब एक बार पढ़ने से नहीं होगा, इसको कंसोलिडेट करना है। इसको 3-4 बार 5 बार आपने रिवाइज कर ही लिया होगा, और जब इसको कंसोलिडेट कर लेते हैं, इसमें से आप कुछ नोट्स निकाल लेते हैं, या मतलब किसी भी तरह से अंडरलाइन कर लेते हैं, तो वो आपका कंसोलिडेशन है। और जब एक बार कंसोलिडेट हो जाता है तो आपका अपने किताब पे, अपने पढ़ाई पे कमांड हो जाता है। तो कमांड करने के लिए कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है। तो अगले 30 दिन भी हमें कंसोलिडेशन लगातार करते रहना है। कंसोलिडेशन कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि एक दिन बैठेंगे और सब चीज़ कंसोलिडेट कर लेंगे, नहीं, ये रोज चलता रहता है। हम रोज पढ़ते हैं, रोज कंसोलिडेट करते हैं, रोज थोड़ी पढ़ाई करते हैं, फिर उसको कंसोलिडेट करते हैं। जैसे आप रोज पढ़ते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, रिवीजन क्या है, कंसोलिडेशन का एक प्रोसेस है। फिर आप पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाना क्या है, ये भी कंसोलिडेशन का एक प्रोसेस है ना। फिर दोबारा रिवाइज करते हैं, तिबारा रिवाइज करते हैं, ये सब कंसोलिडेशन है। तो हमें अगले 30 दिन में कंसोलिडेट करना है अपने जो भी चीज़ को पढ़ा है ना। रिवीजन उसी का पार्ट है, ठीक। उसके बाद क्या है कि आपको गैप फिल करना है। जब हम रिवीजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो मेरा वीक है, वो कमज़ोर है, अगर वहाँ से सवाल आता है तो मैं नहीं बता पाता हूँ। या हमें पता चलता है कि बुक्स और राइटर्स याद नहीं रहता है नाम, या फिर पता चलता है कि हमें कि कोई जो मूवमेंट हुआ है या कोई अपराइजिंग है, कोई रिवोल्ट है, तो उसका हमें डेट नहीं याद रहता है, उसका ईयर याद नहीं रहता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें रिवीजन के दौरान पता चलती है। तो ये गैप है हमारे हमारे पढ़ाई में, हमारे कंसोलिडेशन में गैप है। इस गैप को फिर फिल करना है, ये है हमारा नेक्स्ट काम। कैसे करेंगे वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था, जो पिछला स्ट्रेटजी वीडियो है, कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए उस वीडियो को। वीडियो 20-25 मिनट का मेरे ख्याल से है।
तो 1.5 पे करके देख लीजिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है। आप वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा कि जो नया पैटर्न आया है 4 ऑप्शन और 1/3 नेगेटिव वाला, तो इसके हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए। आप देखिए और देख के आप बताइएगा कमेंट में कि आपको वो वीडियो कैसा लगा। पूरा गेम जो है वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहने का है, आप दिमाग से प्रिपेयर्ड रहिए। जब आपका ये सब चीज़ हो जाएगा उसके बाद आपको दिमाग से प्रिपेयर्ड रहना है, आपको दिमाग से कमज़ोर नहीं होना है। मेंटली आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि अगर कल सुबह उठा के मुझे बीपीएससी का एग्ज़ाम कोई ले ले तो मैं एग्ज़ाम दे दूंगा और क्वालिफाई भी कर जाऊंगा। ये हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट ये हवा में नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें होने के बाद, ठीक है। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। आप देखिए ये क्यों ज़रूरी है मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। महाभारत का युद्ध, महाभारत तो हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। महाभारत हमने सबने टीवी पे देखा होगा, पढ़ा होगा, किसी ना किसी तरह से महाभारत की कहानी पता है। महाभारत में 2 मेन कैरेक्टर थे, एक था पांडव, एक था कौरव, ठीक है। ये 2 मेन खेमा था। पांडव का लीडर आप एक तरह से कह सकते हो कि अर्जुन था, उसी के भरोसे सब कुछ चल रहा था। कौरव के तरफ से कौन था? भरोसे तो बहुत लोगों के चल रहा था, लेकिन यहाँ पे दुर्योधन था, ठीक है। अब होता क्या है ना कि देखिए अर्जुन जो है उसके पास सेना थोड़ी कम है, नंबर जो सेना की जो संख्या है वो कम है, लेकिन इनके साथ कृष्ण है। दुर्योधन के साथ विशाल सेना है और बहुत बहुत बड़े बड़े महारथी हैं, द्रोण है, भीष्म है, कर्ण है, सब है इनके साथ। दुर्योधन खुद है, इसके साथ बहुत बड़े बड़े महारथी नहीं है। बट अर्जुन के साथ 2 ही एडवांटेज है। एक तो कि भगवान कृष्ण स्वयं गाइड करने के लिए है, कोच करने के लिए इनको, इनका रथ चला रहे हैं। और दूसरा क्या है कि ये मेंटली बहुत शांत है, कृष्ण इसको मेंटली शांत करके रखते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड है। जबकि दुर्योधन हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा फियर में रहता है, एंजाइटी में रहता है, डर में रहता है कि हार गए तो, हमेशा किसी न किसी बात पे उखड़ा हुआ रहता है। तो आप देखिए कि महाभारत का अंतिम निष्कर्ष निर्णय क्या होता है। अर्जुन जीतता है, पांडव जीतता है ना, और कौरवों को हार का सामना करना पड़ता है। तो मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इशूज़ देखिए अभी क्या क्या हमें अभी आने वाले टाइम पे है। एक तो कि एंजाइटी होगा कि यार एग्ज़ाम आने वाला है, ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है, मेरा ये नहीं तैयार है, मार्केट में नया मटीरियल आ गया है, नया करंट अफेयर्स आ गया है। अब बीपीएससी में तो भाई डीप जाके करंट अफेयर्स पूछ रहा है, पहले डिस्ट्रिक्ट पूछता था, अब ब्लॉक पूछ दे रहा है ना। पहले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वाला जो क्वेश्चन आया था तो वो दिलबारपुर है कि कौन सा जगह पे है वो पूछ दे रहा है। तो ये एंजाइटी हो जाएगा, आपको प्रेशर रहेगा कि पिछले 2-3 बार से प्री नहीं हुआ या मेंस दिया, मेंस क्वालिफाई नहीं किए हैं। घर से प्रेशर है, बाहर से प्रेशर है, जो आसपास वाले लोग हैं, पड़ोसी है, मोहल्ले वाले हैं, वो सब पूछ रहे हैं आपसे कि भाई कब बनोगे एसडीएम, बनोगे कि ऐसे ही हवा में बात कर रहे हो, कब बनोगे डीएसपी, ठीक है। ये होता है, ये सबके साथ होता है, ये आपने फील किया होगा। आपके बगल के कमरे में रहने वाला लड़का हो सकता है या कोई एस्पिरेंट हो सकता है कि आप पे इस तरह का प्रेशर बना रहा हो, ठीक है। और ये सब प्रेशर के वजह से भी एंजाइटी क्रिएट होता है, डर लगता है कि अगर एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किए तो क्या होगा। और ये सब चीज़ जब होता है तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हम धीरे धीरे टूटने लगते हैं, हमें लगता है कि शायद इस बार एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इशूज़ है। एक और इशू क्या है कि पैटर्न चेंज हो रहा है, तो क्या पता सवाल में कुछ चेंजेस आएंगे क्या, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो जाएगा क्या बीपीएससी का, या एकदम नेचर ऑफ क्वेश्चन भी चेंज कर देगा, कहीं यूपीएससी के पैटर्न पे लाके ना खड़ा कर दे, जिस तरह से क्वेश्चंस का नेचर चेंज हो रहा है या एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। और एक ये जो मैंने अभी बोला कि मार्केट में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल आएगा, एकदम ट्रैक्टर भर भर के मटेरियल आएगा भाई कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये करंट अफेयर्स, वो करंट अफेयर्स, सब कुछ, ठीक है। तो ये सब इशूज़ है हमारे साथ और ये हमारा काम है। अब देखिए लाइफ में हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ काम रहेगा, हमेशा काम के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, और जब काम है तो दिक्कत है ना, जब जीना है तो कष्ट है। तो होता क्या है कि प्रॉपर एक बैलेंस बनाना है, स्ट्रैटेजी बनाना है ढंग का, और उसको एग्जीक्यूट करना है। सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाना नहीं है, सिर्फ प्लानिंग नहीं करना है, प्लानिंग करके उसको करना भी है, इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि क्या कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा प्लान, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 28 अगस्त से 28 सितंबर तक है, ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा समझने का, और अगर डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कीजिए, नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से इस प्लान को ढाल सकते हैं।
देखिए, जितना पढ़ना था हमने पढ़ाई कर ली है, ठीक है? अब बचा हमारे पास 28 अगस्त से 28 सितंबर, मोटा-मोटी 30 दिन है, ठीक है? इस 30 दिन में आप मान के चलिए कि 5 दिन आपका इधर-उधर होना ही होना है। मतलब ऐसा कौन आदमी है यार कि रोज़ 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ लेगा और लगातार 1 महीने पढ़ लेगा? कोई अगर बोलता है, ऐसे बहुत कम लोग हैं, तो उनसे तो कंपेयर नहीं करना, सुपर ह्यूमन से तो कंपैरिज़न ही नहीं है, ठीक है? तो हमारे पास 30 दिन लगभग बचा हुआ है, ठीक है? तो इस 30 दिन का प्लान मैंने कैसे बनाया है कि भाई प्रैक्टिकली देखिए आप 25 दिन मान के चलिए कि हम पढ़ाई करेंगे, 5 दिन हम सेपरेट रखते हैं, ठीक है? इसको बाद में यूटिलाइज करेंगे अगर मेरे पास बच गया तो, ठीक है? लेकिन 25 दिन मान के चलते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है? अब इस 25 दिन में हमें क्या करना है? सबसे पहले तो आप ना अपने पास 30-40 पेज का एक कॉपी ले लीजिए। 30-40 उसमें मतलब कि 20 पन्ना होना चाहिए, आगे पीछे मिला के 30-40 पेज, ठीक है? मैक्सिमम 50, मतलब मैक्सिमम आपके पास 25 पेज होना चाहिए, आगे पीछे मिला के 50 पन्ना हो गया, ठीक है? ऐसा या तो आप A4 शीट रख लीजिए अपने पास जिस पेपर पे ज़ेरॉक्स करवाते हैं, नहीं तो एक कॉपी रख लीजिए, जो भी आप जैसे भी करना है आपको, ठीक है? अब देखिए करना क्या है, इस 25 दिन को ना आप 7-7 दिन में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है? कितना दिन हो गया? 7, 14, 21, टोटल 21 दिन हो गए। 25 दिन में 21 दिन हुए, बाकी 4 दिन अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है? तो अब देखिए क्या करना है इस 7 दिन में, आप अपना बनाइए टारगेट। सबसे पहला 7वां दिन जो अभी आने वाला अगला 7 दिन है, क्या बनाना है? टारगेट। किस चीज़ के लिए? टारगेट है मेरा कि हम पूरा रिवीजन करेंगे, जो बीपीएससी के एग्जाम का पूरा सिलेबस है इस 7 दिन में करेंगे। कैसे करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये टारगेट मन में आप सेट कर लीजिए कि भाई 7 दिन है और 7 दिन में मुझे पूरा रिवीजन करना है। और ये इस लेवल पे जाके करना है कि अगर 8वें दिन हमसे कोई बोल दे कि एग्जाम लेंगे तुम्हारा, तो हम एग्जाम देने की स्थिति में हूँ, ठीक है? इस 7 दिन में तैयार करना है आपको पूरा। क्यों? क्योंकि आप इतने दिन से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे। अब अगर उसी गियर में चलते रहेंगे, उसी मोड में चलते रहेंगे, तो 28-29 सितंबर तक भी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी। तैयारी कभी भी किसी का कंप्लीट नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। सब कुछ चांस के हिसाब से चलता है। आपके हाथ में है कि आप मैक्सिमम इनपुट डालिए और फल की चिंता नहीं कीजिए, मैक्सिमम इनपुट डाल दीजिए। कभी भी परफेक्शन के पीछे नहीं भागिए कि एकदम परफेक्ट कर देंगे। हालांकि परफेक्शन नाम का बड़ा यूज होता है कि परफेक्शन रखना है, बट परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। परफेक्शन कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकते, खुदा परफेक्ट नहीं हो सकता। तो हम तो इंसान हैं, आप तो इंसान है, कैसे परफेक्ट हो जाएंगे? तो परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है। आपने जितना पढ़ा है अपने आप पे भरोसा कीजिए, अगले 7 दिन में उसको कंप्लीट कीजिए, कंसोलिडेट कीजिए, ठीक है? पूरा रिवीजन करना है। पूरे रिवीजन के साथ साथ आपको पीवाईक्यू, टेस्ट, नोट्स, बुक, सब चीज़ इसी में आपको करना है, ठीक है? तो ऑर्डर क्या रहेगा? पहले आप पीवाईक्यू देखेंगे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है। बिहार स्पेशल पढ़ना है तो पहले बिहार का पीवाईक्यू देखना है आपको। पीवाईक्यू देखना ही नहीं है, पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, ठीक है? सॉल्व करने के बाद यहाँ से आपको 2 काम करना है, ठीक है? एक कि कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद नहीं रहता है, तो वो जो 40 पन्ना का नोट्स लिया था ना हमने, उस पर लिख लेना है उसको, 2 लाइन, 3 लाइन, 1 लाइन, जो आपको याद नहीं रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे आपको पता चलेगा? क्योंकि पीवाईक्यू में आया हुआ है, ठीक है? ये लिखना है। दूसरा, जो आप बार बार भूलते हैं, जो आपको याद नहीं रहता है, ठीक है, उसको लिखना है। एक तो जो इंपॉर्टेंट वाला है उसको लिख लेना है, और एक जो आप भूल जाते हो बार बार उसको लिखना है, या जो आपने ठीक से नहीं पढ़ा है उसको नोट डाउन करना है। पीवाईक्यू करने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपने, कौन सा पोर्शन जो है सब्जेक्ट का वो कंप्लीट नहीं किया है। ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो। करंट अफेयर्स में आपका नेशनल वीक है या इंटरनेशनल वीक है, ठीक है? बिहार में आपका, बिहार का ज्योग्राफी वीक है या बिहार का हिस्ट्री वीक है। बिहार के हिस्ट्री में एंशियंट में दिक्कत है या मॉडर्न में दिक्कत है। एंशियंट में आपको मॉडर्न टाइम में दिक्कत है या गुप्ता में दिक्कत है। इतना फरिया के आपको लिख देना है, ठीक है? ये फरिया के लिखने से क्या होगा कि आपका काम हो जाएगा आसान। अब आपको सिर्फ उस पोर्शन को पढ़ना है। मौर्यन आपको आता है, आपको सिर्फ अब गुप्ता को पढ़ना है ना? या लेटर गुप्ता को, पूर्ववर्ती गुप्ता को पढ़ना है, गुप्ता के बाद वाले राजाओं के बारे में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि गुप्ता आपका क्लियर है। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो बार बार हम क्या करेंगे? किताब लेके बैठेंगे, पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 100 तक, 200 तक, जितना भी मोटा किताब है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम बार बार वही ढाक के 3 पात उसी में चले जाते हैं। जबकि हमारा काम क्या है? फिल्टर करना। एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है? फिल्टर करना। हर चीज़ को फिल्टर कीजिए, है ना? फिल्टर करेंगे तभी चाय मिलेगा।
जब हम चाय बनाते हैं तो इसको फ़िल्टर करते हैं, तभी तो हमें चाय मिलता है। अगर फ़िल्टर नहीं करेंगे तो चाय पत्ती मुँह में आ जाएगी। तो आपका काम है फ़िल्टर करना, और फ़िल्टर करने का तरीका क्या है? पीवाई को यूज़ कीजिए, पीवाईक्यू को, टेस्ट को यूज़ कीजिए, और जब ये हो जाए तब आप जो वीक एरिया है उसके लिए आप नोटबुक पे जाइए और उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है? तो ये बहुत कम टाइम में बहुत एफिशिएंट तैयारी होगी आपकी। बैठने का जो तरीका है, 2-2 घंटे के स्लॉट में बैठिए। देखिए आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का होने वाला है, ठीक है? तो आपका जो पूरा प्रैक्टिस होना चाहिए ना, वो 2 घंटे के फोकस का होना चाहिए। तो आप 2 घंटा 15 मिनट बैठने का प्रैक्टिस कीजिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। 2 घंटा 15 मिनट मेरे को बैठना है, और हर स्लॉट को 2-2 घंटे में बाँट लीजिए, और एकदम टारगेट फिक्स कर लीजिए कि भाई 2 घंटे में 10 पेज पढ़ना है कि 20 पेज पढ़ना है, क्या करना है। डेली का टारगेट फिक्स कर लीजिए, ठीक है? और अपने सामने लिख लीजिए, या एक छोटा सा डायरी रखिए, उसमें डेली टारगेट लिखिए और करते जाइए। इसके बाद भी आपके पास कुछ काम बच जाएगा, पेंडिंग रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। डेली का टारगेट बनाए, 5 काम लिखे, 3 काम हुआ, 2 काम बच गया, कोई बात नहीं है, पेंडिंग पी कर दिए उसको, ठीक है? 7 दिन खत्म होने के बाद आपके पास अपना पर्टिकुलर डाटा होगा कि आपके कौन से पोर्शन स्ट्रांग है, आपका कौन सा पोर्शन वीक है, और आपको किस पोर्शन पे काम करना है, ठीक है? आप पीवाईक्यू बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीपीएससी सवाल किस तरह से पूछता है, ठीक है? और पीवाईक्यू का अगर क्वेश्चन एनालिसिस आपको देखना है तो बीपीएससी बेसिक्स चैनल पे हमने डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद 2 दिन का गैप लेना है, 2 डेज गैप। मतलब ये जो टारगेट मोड था ना, इससे निकल जाना है, 2 दिन का गैप लेना है। इस 2 दिन के गैप में क्या करेंगे? जो हमने डायरी में लिखा है उस सब काम को करना है। अपना कुछ पेंडिंग रह गया 2-3 काम, उसको पूरा करना है 2 दिन में, ठीक है? 2 दिन में पूरा करना है, उसको कंसोलिडेट करना है। जो जो पोर्शन हमारा वीक रहा था उसको ठीक करना है। डायरी में जो भी हमने लिखा है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है? हो गया, एक राउंड हमने खेल लिया है गेम। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो पीछे जाके फिर से इसको सुन लीजिए। फिर से 7 दिन का गेम हम शुरू करेंगे, ठीक है? अगले 7 दिन फिर सेम वही काम करना है, पूरा रिवीजन करना है, पूरा जितना हमने अभी तक किया था पूरा। कुछ पेंडिंग रह गया अभी, फिर भी उसको छोड़ देना है, कोई टेंशन नहीं है। आप वहाँ पे लिख दीजिए कि भाई मेरा पेंडिंग है, अब फिर से रिवीजन करना है। बस अंतर क्या होगा कि इस बार मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री से शुरू किया, ठीक है? तो अब इस बार हिस्ट्री से नहीं शुरू कीजिए, करंट अफेयर से शुरू कीजिए, या किसी और सब्जेक्ट से शुरू कीजिए। पूरा ऑर्डर चेंज कीजिए। यहाँ जो आपने ऑर्डर बनाया ना कि पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर साइंस पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है? अब क्या कीजिए, ऑर्डर को चेंज कर दीजिए। जो सबसे लास्ट में आपने पढ़ा था अब उसको सबसे पहले पढ़िए, ठीक है? जो सबसे पहले पढ़ा था उसको सबसे लास्ट, या लास्ट से एक आध पहले पढ़िए। इससे होगा क्या कि वो पोर्शन जो आप हमेशा आपका वीक रह जाता है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा सबसे लास्ट में आता है, वो पोर्शन भी आपका हो जाएगा स्ट्रांग। उस पोर्शन पे भी आपका डेवलप होगा कमांड। और प्रोसेस क्या फॉलो करना है? वही सेम कि आपको पीवाईक्यू बनाना है, पहले उसका टेस्ट बनाना है। आप भूल जाइए कि आपके पास कोई किताब भी है, नोट्स भी है। ये करने के बाद आपको जब पता चल जाता है कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, उस पोर्शन को आपको नोट्स से या बुक से, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, वो पढ़ना है। और ये सबको डायरी में नोट डाउन करते जाना है कि मेरा कौन सा पोर्शन वीक था, मैंने क्या कंप्लीट किया, और मेरा क्या पेंडिंग है। अगेन ये 7 दिन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, यानी चेंज्ड ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट के साथ जो हम अगला 7 दिन पढ़ा है हमने, उसके बाद भी जो पेंडिंग बचता है, उस पेंडिंग को फिर अगले 2 दिन गैप लेके उस 2 दिन के गैप में पूरा करेंगे, ठीक है? ये हो गया। अब इसके बाद देखिए आपका 2 राउंड, अब 14 दिन में आपका 2 बार रिवीजन हो गया, ठीक है? आपको लगेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है या बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप करके देखिए, आपको पहले 7 दिन में समझ में आ जाएगा। 14 दिन में आपने 2 बार पूरा सिलेबस रिवाइज किया, आपने पीवाईक्यू कर लिया, आपने टेस्ट पेपर लगाया है, और जो वीक एरिया था उसको आपने नोट से पूरा किया। समझ रहे हैं? 14 डेज में आपने 2 बार रिवाइज किया, आपको अपना वीकनेस पता चल गया, स्ट्रेंथ पता चल गया। इसके बाद अब अगला जो 7वां दिन है, अगेन सेम काम रिपीट करना है, 3rd राउंड ऑफ रिवीजन, ठीक है? अब पूरा रिवीजन करेंगे, ठीक है? जो भी वीक एरियाज था, जो आपने डायरी पे लिखा, जितना भी वीक एरियाज, ठीक है? इस वाले राउंड में क्या करना है कि जो वीक एरिया था प्लस जो अभी तक का पेंडिंग रह गया है, ये 2 काम को पहले फोकस करके कंप्लीट करना है, ठीक है? ये जितने दिन में, 2 दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, पहले इस वाले एरिया को फोकस करके कंप्लीट करना है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग एरिया था आपका रिवाइज हो चुका है, और इस रिवीजन के दौरान आपको वीक एरिया पता चल चुका है, और वीक एरिया को आप फिर कंसोलिडेट कर रहे हैं,
ठीक है। प्लस जो आपका पेंडिंग रह गया था, जो इन 4 दिनों में आपने नहीं पूरा किया था, उसको भी इस 7 दिन में लाना है साथ में और पूरा करना है। ये आपका एक लेवल ऑफ कंसोलिडेशन पूरा हो गया, ठीक है। और ये जो 30-40 पेज का जो नोट्स हम बनवा रहे थे, ये 30-40 पेज का नोट्स आपका बनता रहेगा, बन चुका होगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो सब काम हो गया हमारा 21 दिन का प्लस 2 4, तो यानी कि टोटल 25 डेज। अब हमारा 5 दिन बचा हुआ है। अब जैसे 25 दिन में तो हमने पूरा काम कर लिया है अपना, ठीक है। आज 28 अगस्त है, तो 28 अगस्त से 28 सितंबर, ठीक है। एग्जाम है 30 सितंबर को। 29 को आप ट्रैवल करेंगे, या हो सकता है 30 को ही ट्रैवल करेंगे, तो 29 को मैं मान के नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। तो मिला जुला के हमारे पास 30 से 31 दिन था, जिसमें 25 दिन का तो हमने हिसाब किताब बिठा लिया है, ठीक है। इसके बाद कोई आपका एग्ज़ाम ले ले, आप एग्ज़ाम के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है, ठीक है। आप रिवीजन करके भी प्रिपेयर्ड हैं, आप तैयारी से भी प्रिपेयर्ड है, आपका कुछ बचा नहीं है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपका टाइम बच जाता है, तो उस टाइम में क्या करना है, ये जो 5 दिन है, मान लीजिए कि ये 5 दिन आपका बचा हुआ है, ये जो 30-40 पेज का आपने नोट्स बनाया ना, वीक एरिया से, पेंडिंग एरिया से, समझे, इसको रगड़ देना है, ठीक है। इसको रगड़ देना है, इसको आप 20 बार रिवाइज कर लीजिए, इसको 30 बार रिवाइज कर लीजिए, मतलब गिनना ही नहीं है, गिनती ही नहीं है, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं, जितना बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, उतनी बार कर लेना है। प्लस इसके साथ डेली बीपीएससी के टाइम पे सुबह में आपको एग्जाम देना है, पेपर लगाना है, ठीक है। लास्ट में जब आपका टाइम बच जाता है, तब डेली एग्जाम के टाइम पे। और अगर ये टाइम नहीं भी बचता है, तो इस वाले टाइम के दौरान, ये जो 3rd राउंड था हमारा 7 दिन का, इस टाइम में आपको डेली लगाना है एक पेपर। PYQ आप लगाइए पूरा, या फिर आप मॉक पेपर लगाइए किसी कोचिंग का, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आपको लगाना है, ठीक एग्जाम के टाइम पे। दिमाग को ट्रेन करना है। हमारा दिमाग क्या होता है ना, उसको आदत होती है, हैबिट बनता है, तो हैबिट बनवा देना है इसको 7 दिन में, ठीक। और उसके बाद ये 5 दिन बचा, उसमें भी करा देना है। अब सवाल ये है कि ये 21 दिन में इतना टफ टास्क या इतना बड़ा टास्क कैसे हो पाएगा कि सब कुछ हम रिवाइज कर लें, 30-40 पेज का नोट्स भी बना लें, PYQ भी कर लें, टेस्ट भी कर लें, ठीक है। इसका तरीका क्या है, देखिए, सबसे पहले नया मटेरियल को हाथ नहीं लगाना है। कोई बोल दे बिहार स्पेशल का कुछ यार नया मटेरियल आया, नया नोट्स आया, नहीं छूना है, बंद कर दीजिए उसको। विश्वास कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे और अपनी तैयारी पे, ठीक है। आप नए मटेरियल को हाथ नहीं लगाएंगे। एक्सेप्शन है कि आपका करंट अगर वीक है, तो करंट अफेयर्स का एक आध मैगजीन या मैगजीन का कोई एक आध सेक्शन आपको करना है तो कर लीजिए, ठीक है। या कोई रिवीजन वीडियो क्रिस्प है, शॉर्ट है, उसको देख लीजिए। जैसे बीपीएससी बेसिक्स पे ही हमने रिवीजन मटेरियल डाला हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने मटेरियल के बाद, मतलब प्रायोरिटी में आपका अपना मटेरियल, आपको खुद पे अपने पे भरोसा रखना है। दूसरा बात क्या है कि किताब पहले नहीं उठाना है। पढ़ने के नाम पे जो हम लोग बुक उठा लेते हैं ना, कि पहले बुक उठाते हैं, भाई क्या पढ़ना अभी, तो बिहार स्पेशल पढ़ना है, तो चलो बिहार समग्र उठा लेते हैं, या इम्तियाज अहमद उठा लेते हैं, या कोई और बुक जो हम पढ़ रहे थे क्राउन उठा लेते हैं, या कोई और फलाना ढिमकाना अरिहंत का किताब उठा लेते हैं। किताब आपने पढ़ लिया जितनी बार पढ़ना है, अब किताब को उठाना बंद कीजिए, एकदम बंद कर दीजिए, ठीक है। आपको आना पड़ेगा क्वेश्चन पे, सवाल पे। पहले आप आइए सवाल पे, समझे, सवाल पे आइए, क्वेश्चंस बनाइए। नहीं बनेगा, आप 50 क्वेश्चन बनाइएगा, 20 बनेगा, 30 नहीं बनेगा, यही होगा ना मैक्सिमम। तो आपको ये पता तो चलेगा ना भाई कि 20 क्वेश्चंस कौन से आपको आते थे जो बन गए, और वो 30 क्वेश्चन कौन थे जो आपको नहीं आते थे। यही तो पता करना था ना, यही तो फिल्टर आउट करना है कि ये 30 क्वेश्चन जिस एरिया से है वो मेरा वीक है, ठीक। तो इस पे तो अब टाइम देने का जरूरत नहीं है। अभी मेरा मैक्सिमम टाइम 90% टाइम इस वाले वीक एरिया पे जाएगा जो 30 क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा था। तो सोचिए आपका टाइम का सदुपयोग होगा। अदरवाइज आप क्या करते, पूरा पढ़ते तो पूरा टाइम आपका इसमें लगता, ठीक है। फिर डर भी बना रहता कि नहीं आता है, नहीं आता है। तो सीधे क्वेश्चन से जाना है, और क्वेश्चन का प्रायोरिटी क्या रहेगा, PYQ बीपीएससी का मिनिमम 4-5 जो पिछला, जैसे 66, 67 का दोनों, 68, 65, ठीक है। कितना हो गया, 2, 3, 4, 5, ये 5 पेपर 65 से लेके 68 तक, ठीक है। ये आपको करना ही है। 67वीं का 2 था, एक री एग्जाम हुआ था, उसका भी है, ठीक है। तो ये आपको करना ही है। ये रीसेंट का आपको ट्रेंड इससे पता चल जाएगा, ठीक है। आपको आदत लग जाएगा और रीसेंट का ट्रेंड पता चल जाएगा। इसको करना ही करना है,
ठीक है? इसके अलावा 2 कोचिंग का मॉक उठाइए और उसको लगाइए। टेंशन ये नहीं लेना है कि मार्क्स कितना आ रहा है, मार्क्स आपको देखना ही नहीं है अभी, ठीक है? मॉक लगाइए रिवीजन करते समय, आपको उससे बस ये पता करना है कि आपका कौन-सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है और कौन-सा पोर्शन वीक है। आपने कौन-सा पोर्शन कंप्लीट कर लिया और कौन-सा पोर्शन आपका पेंडिंग है। जो स्ट्रॉन्ग है उसको अभी साइड कर दीजिए, जो कंप्लीट है उसको साइड कर दीजिए। जो वीक पोर्शन है, जो पेंडिंग वाला एरिया है, इन दोनों पे फोकस करना है और इसको कंप्लीट करना है। इस वीक एरिया को, इस गैप को फिल करना है, ठीक है? जो पीछे भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा रीसेंट में जो एग्जाम्स हुए हैं, भले न काहे वो टीचर का एग्जाम जो भी बिहार में हुआ है या आसपास के स्टेट में, यूपी में, एमपी में, कोई अगर स्टेट पीसीएस का भी जो रीसेंट वाला पिछला पेपर है, उस पेपर को उठाइए, उसका भी क्वेश्चंस देखिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, 1-2 घंटे पर पेपर लगेगा टाइम। उसका पेपर उठाइए। अगर 2-3 पेपर आप उठाते हैं तो मैक्सिमम कितना लगेगा आपको टाइम बताइए? 6 घंटे लगेगा। 6 घंटे आप दीजिए उस पे, है ना? उसके क्वेश्चंस को देखिए, उसके आंसर्स को देखिए। क्या पता वहाँ से 2-3-4 क्वेश्चन रिपीट हो जाए, आ जाए आपके पास। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं अपने तरफ से ऐड कर रहा हूँ रिस्क लेके, हो सकता है कि इसके लिए कमेंट में आके आप लोग क्रिटिसाइज भी कर दें हमें, बट क्या है कि थोड़ा ना, जैसे मान लीजिए इकोनॉमी का क्वेश्चन है या पॉलिटी का क्वेश्चन है या इवन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप थोड़ा यूपीएससी का पीवाईक्यू देखिए। पिछला 2-3 साल का आप छोड़ दीजिए, मतलब अभी 2020, 21 और 22 का पेपर छोड़ दीजिए, या 21-22 का छोड़ दीजिए, 20 तक का पेपर आप देख सकते हैं, ठीक है? जैसे पॉलिटी का उठाइए और 50-60 क्वेश्चन उसका आप देख जाइए, ठीक है, कि क्या सवाल आए थे। अगर पीवाईक्यू आपके पास नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। वैसे भी ये भी मटेरियल जो है वो टेलीग्राम चैनल पे जाएगा, बीपीएससी बेसिक्स पे, और जो भी हम लोग चैनल पे पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ वहाँ पे डाल देते हैं। तो आपको करना क्या है, आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखिएगा। क्यों? यूपीएससी के क्वेश्चंस को जब देखिएगा ना आप, हो सकता है कि इकोनॉमी का क्वेश्चन इस बार एकदम फैक्चुअल ना हो, कुछ क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल हो, ठीक है, कि इन्फ्लेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है? तो इस तरह का चीज़ जो है ना, अगर आप बुक से पढ़ने जाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन के माध्यम से जाते हैं तो मान लीजिए कि इन्फ्लेशन पे 10 क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये 10 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इस 10 क्वेश्चन को देखने में आपको मैक्सिमम कितना लगेगा? एक क्वेश्चन को देखने में अगर 5 मिनट भी लगता है तो 1 घंटे में आप इन्फ्लेशन को तैयार कर पाएंगे, ठीक है? तो इस तरह से जीडीपी, इन्फ्लेशन, ठीक है, और इस तरह का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आरबीआई रिलेटेड है, बैंकिंग रिलेटेड है, ये थोड़ा सा आप समय निकाल के देखेंगे। लेकिन पहले ये सब काम करने के बाद ये वाला काम भी कर लेना है। अगर ये काम करने के बाद आपके पास समय बचा हुआ है तो, या इसको अपना पास टाइम आप बना लीजिए कि जब आप ब्रेक लेते हैं या फिर ऐसे जब पढ़ने का एकदम मन नहीं कर रहा है तो आधे घंटे लेके यूपीएससी का पीवाईक्यू हम लेके बैठेंगे, देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे। सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व कीजिएगा। यूपीएससी का पेपर थोड़ा डेप्थ में होता है, सॉल्व करने पे हो सकता है कि डर लग जाए, फ्रस्ट्रेशन हो जाए। आपको बेसिकली क्वेश्चंस को देखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर क्या है, ठीक है? तो ये एक ना कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा कि अगर बीपीएससी 69th में कुछ ऊपर नीचे होता है तो एग्जाम हॉल में आप डरेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप इस लेवल का क्वेश्चन देख चुके हैं। पूरा मेरा इस चीज को ऐड करने का मकसद यही है कि आप दिमागी रूप से, मेंटली, दिमाग से आप प्रिपेयर्ड रहें कि बीपीएससी अगर बाउंसर भी देता है आपको तो आप प्रिपेयर्ड हैं हेलमेट पहन के, क्या आओ बाउंसर दो, हम तैयार हैं खेलने के लिए, ठीक है? और जो यही जो लास्ट 4-5 दिन का हमने बात किया कि अगर समय आपके पास बचता है, ठीक है, वो 7+7+7 वाला स्ट्रेटजी फुलफिल करने के बाद, तो इसमें आपको करना है भयानक इंटेंस रिवीजन, ठीक है? भयानक रिवीजन करना है, मतलब जो अभी हमने ऊपर बात किया कि जितनी बार भी कर सकते हैं। और क्या करेंगे? 30 से 40 पेज का जो हमने नोट्स बनाया था उसको करेंगे, किताब को नहीं छुएंगे। या अगर आपने किताब में ही नोट डाउन किया हुआ है तो सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, पूरा बुक को या पूरे मटेरियल को नहीं पढ़ेंगे। अपने वीक एरियाज को, पेंडिंग एरियाज को और इम्पॉर्टेंट एरियाज को, ठीक है, PIW, अपना जो पेंडिंग था वो चीज़ पढ़ेंगे, जो इम्पॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे और जो वीक है उसको पढ़ेंगे, ठीक है? और हमारा तैयारी हो जाएगा कंप्लीट। डेली टेस्ट देना ही है बीपीएससी के टाइम पे। क्यों? अगेन वही मेंटल गेम है, पूरा दिमाग का खेल है, तो दिमाग को तैयार करना है, चाहे यूपीएससी का पेपर देख के, चाहे डेली टेस्ट बीपीएससी के टाइम पे देखे। लाइन बाय लाइन 30 से 40 पेज वाला जो हमारा नोट्स है उसको रट जाना है, पी जाना है, ठीक है? इसके अलावा एक और चीज़ मुझे कहना है कि घटना चक्र जो जिसमें कि पीवाईक्यू पूरा
डाला जाता है। ये हमारा हो गया, पूरा डिस्कशन जो हमने हमें करना था वो हमारा हो गया है, और ये पीडीएफ मैं चैनल पे डाल दूंगा बीपीएससी बेसिक्स पे। तो टेलीग्राम पे भी जाके आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कीजिए ही। इसके अलावा एक और चीज़ है कि घटना चक्र का हैंड रिटन क्रिस्प नोट्स जो है वो डाल दिया जाएगा। तो कोई अगर घटना चक्र किन्हीं ने पढ़ा है तो उनको रिवीजन करने में वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, घटना चक्र का क्या, जो PYQ वाला आता है कि सारे स्टेट्स का, उसमें यूपी PCS का, MP PCS का, BPSC का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो डाल दिया जाएगा। उसको सेलेक्टिवली आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने घटना चक्र पढ़ा है तो रिवीजन करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो यही था स्ट्रेटजी वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिस भी ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में शेयर कीजिए, और जम के पढ़ाई कीजिए, जम के मेहनत कीजिए। BPSC 69 निकालिए, फिर हम लोग मेंस के समय इसी तरह से गाइडेंस वीडियो, स्ट्रेटजी वीडियो बनाएंगे। पढ़ाई तो आप कर ही लेते हैं, पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। सारा समस्या जो है ना वो है कि कोई एक एक्सपीरियंस्ड आदमी भाई खड़ा होकर बताए कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, बाकी आप बच्चे थोड़े हैं कि आपको पढ़ना ही नहीं आता है, पढ़ना आता है। कौन सा मटेरियल पढ़ना है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हमारे चैनल का मोटो ही यही है कि BPSC का जो बेसिक्स है उसको क्लियर किया जाए। आपके दिमाग से जो भी मिथ है उन सब चीज़ों को हटाया जाए। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये मीडियम, वो मीडियम, ये सब का तामा झामा ख़त्म हो। आपके अंदर बुद्धिमानी डेवलप हो, आपका विजडम जागे, और आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करें। थैंक यू वेरी मच।